तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हुओ टियांडू सुप्रीम मास्टर के सामने खड़ा हुआ होता है और वहाँ पर और भी बहुत सारे सीनियर डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। फिर हुओ टियांडू सुप्रीम मास्टर से कहता है कि इमोर्टल और डीमन वॉर बहुत जल्द शुरू होने वाली है, हमें उसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। मैंने अपने सेक्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और डीमन रेस का मुकाबला करने के लिए एक छोटा सा फैसला किया है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इंपीरियल सेक्ट को अपने साथ मिला लें, इस तरह हम लोग डीमंस का जमकर मुकाबला कर सकते हैं। इन्हें पहले ही अपने कुछ इन्वॉय को वहाँ पे भेजा हुआ है, वो लोग वहाँ पर जाकर वहाँ के सेक्ट के मास्टर के साथ बात करेंगे। उसके बाद मैं खुद भी वहाँ पे जाना चाहता हूँ ताकि मैं उन लोगों के साथ बैठकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करूँ। तो हुओ टियांडू की ये बातें सुनकर वहाँ पे मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हुओ टियांडू इस तरह का फैसला करेगा, मगर सुप्रीम मास्टर उससे कहता है कि हमारा फीदर इमोर्टल सेक्ट वो दुनिया के सभी सेक्ट में सबसे ज्यादा टॉप में आता है। हम लोगों ने आज तक किसी से कोई भी मदद नहीं मांगी, हर मुसीबत को हम लोगों ने खुद से फेस किया है। यही वजह है कि हमारा सेक्ट रैंकिंग में आता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी से मदद मांगनी चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम इंपीरियल सेक्ट से मदद क्यों मांगना चाहते हो, क्योंकि वो साउथ सी का सबसे बड़ा सेक्ट है और उन लोगों के पास एक इमोर्टल फर्नेस भी है। खैर वैसे भी हमारे सेक्ट को इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है और हमारे पास इस वक्त जितने ज्यादा अलायंस होंगे हमारे लिए उतना बेहतर होगा। और इस वक्त इंपीरियल सेक्ट एक काफी अच्छी पोजीशन पर है, हमें उनका साथ चाहिए। अगर वो हमारा साथ देना चाहे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आखिर तुम इस बात पर कैसे श्योर हो कि ये लोग हमारा साथ देंगे? क्या तुम इस बात की कोई गारंटी देते हो कि वो लोग हमारे साथ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं करेंगे? तो हुओ टियांडू कहता है कि मास्टर, मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए हैं और उनके बिहाफ पर ही मैं उन लोगों के साथ बात करूंगा। आप बस एक मर्तबा परमिशन दे दीजिए, उसके बाद उन लोगों को अपने साथ मिलाने का काम मेरा है। ये सुनकर सुप्रीम मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मेरी तरफ से परमिशन है। ये सुनने के बाद हुओ टियांडू कहता है कि ठीक है, मैं इसी वक्त जाता हूँ। और अगले सीन में हमें लोंगशुआन को दिखाया जाता है, वो अपनी शिप को लेकर वहाँ से काफी दूर निकल आई थी। और वहीं पे हम लोग फेंग हान और फेन शाओलिन को भी देखते हैं, वो दोनों ही अपनी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो खुद को हील कर लेते हैं तो फेन शाओलिन कहती है कि फेंग हान, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तो फेंग हान कहता है कि क्या मतलब क्यों बचाया, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए था? तो फेन शाओलिन कहती है कि तुम मिस्टिक रियलम के वॉरियर हो और तुम एक सर्वेंट के लिए अपनी जान को दांव पे कैसे लगा सकते हो? और वैसे भी मैं उस स्नेक के मुंह में तो तुम्हारी वजह से ही गई थी, इसलिए तुम्हें मुझे बचाना तो था ही, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार भी तुम ही होते। ये कहते हुए वो होमवी स्वॉर्ड उसकी तरफ वापस फेंकती और कहती है कि अपनी ये बेकाफी स्वॉर्ड अपने पास रखो, ये मेरे किसी काम की नहीं है, इसकी वजह से मैं आज मरते मरते बची हूँ। ये देखकर फेंग हान को गुस्सा आ जाता है, वो उस स्वॉर्ड की तरफ देखता है और दूसरी तरफ फेन शाओलिन कहती है कि ऐसी बेकार सी स्वॉर्ड मेरे किसी काम की नहीं। मगर फेंग हान गुस्से में आते ही उस स्वॉर्ड को उठाता है और फेन शाओलिन की तरफ आता है, जिस पर फेन शाओलिन कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? मगर फेंग हान अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी गर्दन पे रखता है और वो कहता है कि मैं उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता जो कि मेरी चीजों की परवाह नहीं करते। ये स्वॉर्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे संभाल के रखो, आइंदा इसी गलती की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही वो स्वॉर्ड उसके पास थमा देता है, जिस पर फेन शाओलिन भी कहती है कि ये क्या मुसीबत है। मगर फिर फेंग हान सीधा लोंगशुआन के पास चला जाता है, तो लोंगशुआन से कहती है कि सिचुएशन कैसी है, तुम ठीक हो ना? तो वो कहता है कि मैंने खुद को रिकवर कर लिया है। तो लोंगशुआन कहती है कि तुमने उस जायंट स्नेक को काफी इंजर्ड किया था, मगर उसके बावजूद भी वो डीप सी के अंदर चला गया है, जिसके बाद वो खुद को बहुत जल्द रिकवर कर लेगा। मगर इंजर्ड होने के बावजूद भी वो इतना ताकतवर है कि हम लोग उसे फिर से अगर पकड़ने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बात सुनकर फेंग हान भी कहता है कि हाँ, उस किंग स्नेक को तो पकड़ना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है। मगर फिर फेन शाओलिन उन लोगों से कहती है कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि उस स्नेक से दूर रहो, वो एक खूंखार बीस्ट है। मुझे लगता है कि अगर वो जायंट स्नेक मेरे सामने दोबारा आ गया तो मैं उसकी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मगर फिर लोंगशुआन कहती है कि अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जायंट स्नेक तो कहीं चला गया है और हमें पता भी नहीं कि वो कहाँ है, हमारे पास उसके कोई भी ट्रेसेस नहीं है। मगर फेंग हान कहता है कि मैंने उस जायंट स्नेक की बॉडी के साथ अपना ट्रेस मार्क छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो जहाँ भी जाएगा मैं उसे ट्रेस कर
कर लूंगा। ये कहने के बाद वो उस जायंट स्नेक की तरफ जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें एक और शिप को दिखाया जाता है जो कि शाओशी की शिप होती है। वो एक स्लीपलेस आइसलैंड में आ पहुंचता है और उन लोगों से कहता है कि तुम भी आ जाओ। जी नांटियान और जियांगकोंग तीनों ही उसके साथ उस आइसलैंड में चले जाते हैं जहाँ पे काफी रोशनी होती है क्योंकि उस आइसलैंड में रात के टाइम पे भी लोग जाग रहे होते हैं। और शाओशी उन लोगों को बताता है कि ये एक स्लीपलेस आइसलैंड है। तो उस आइसलैंड को देखकर फैन किंग भी कहती है कि सच में इस आइसलैंड का नाम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये खुद दिखता है। ये काफी स्टाइलिश है। और शाओशी उन लोगों को बताता है कि ये आइसलैंड यहाँ पे पिछले कई सौ साल से मौजूद है। इतने में अचानक फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि शाओशी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि यंग मास्टर आप वापस आ गए। तो शाओशी उन लोगों से कहता है कि जाओ और जाकर मेरे फादर को बता दो कि मैं वापस आ चुका हूँ। और वो उन सब लोगों से भी कहता है कि चलो मेरे साथ आ जाओ। तो वहाँ पे जाने के बाद शाओशी उन लोगों को बताता है कि ये आइसलैंड बिल्कुल सेम टू सेम युआन आइसलैंड की तरह है। यहाँ के लोग कभी भी सोते नहीं हैं और यहाँ पे हर वक्त रात का ही वक्त रहता है। और फिर दूसरी तरफ जी नांटियान कहता है कि इमने में आया है कि यहाँ पर एक लूज कल्टीवेटर भी रहता है। और फिर मास्टर जियांगकोंग वो कहता है कि इस आइसलैंड के कोई रूल नहीं है, ना ही कोई यहाँ का लॉ है। यहाँ पे कभी भी किसी भी डीमन को मारा जा सकता है अगर उससे कोई फायदा हो रहा हो, वरना यहाँ पे किसी को भी मारना अलाउड नहीं है। मगर जी नांटियान कहता है कि ये आइसलैंड काफी ज्यादा लग्जरी है। मगर दूसरी तरफ याओशी उन लोगों को बताता है कि मेरी मदर वो यहाँ पे एक गॉड की तरह है क्योंकि वो लिंग लोंग पैराडाइज की डिसाइपल है। उन्होंने ही अपने फादर के साथ मिलकर इस आइसलैंड को बनाया है। और दूसरी तरफ हम लोग शाओशी के फादर को देखते हैं। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गए। तुम देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हो, पर लगता है कि शायद तुम इस मर्तबा अपने क्लासमेट्स को भी साथ लेकर आए हो। मुझे बताओ ये कौन लोग हैं? तो शाओशी उन लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि ये मास्टर लियांटियान है और ये है मास्टर जियांगकोंग। और फिर वो फेंग किंगवी का इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किंगशी की सिस्टर फेंग किंगवी है। ये सुनकर उसका फादर कहता है कि ओ अच्छा, तो ये खूबसूरत सी लड़की उसी फेंग किंगशी की बहन है जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते हो। चलो सब लोग मेरे साथ अंदर आ जाओ। ये कहने के बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो किंगवी शाओशी से कहती है कि मैं मेरी सिस्टर का नाम लेना जरूरी था क्या? तो शाओशी कहता है कि यही तो गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आइसलैंड मास्टर उन लोगों को अंदर लेकर आता है और उन सबसे कहता है कि यहाँ बहुत सारी जगह है बैठने के लिए, सब लोग बैठ जाओ। तो मास्टर जियांगकोंग फौरन से वहीं पे ही बैठ जाता है। इतने में जी नांटियान उससे कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा बिजी बंदे हैं, पर शुक्र है कि आप इतने ज्यादा टाइम तक हमारे लिए वेट कर रहे थे और वो भी इतनी ठंडी ठंडी हवा में। सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बात सुनकर वो मास्टर कहता है कि लगता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, बैठ जाओ फिर बात करते हैं। ये कहने के बाद वो खुद भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और फिर जी नांटियान से कहता है कि तुम भी बैठ जाओ। ये सुनकर जी नांटियान बैठ जाता है और फिर वो अपने बेटे से कहता है कि फिर जी नांटियान कहता है कि मैंने ये सुना है कि फेंग हान भी उस आइसलैंड की तरफ गया है। हो सकता है कि विशु आइसलैंड में हमारी उसके साथ मुलाकात हो जाए। फेंग हान का नाम सुनते ही वो मास्टर कहता है कि शाओशी ये फेंग हान कौन है? वो फेंग हान के बारे में बात करने ही वाला होता है कि जी नांटियान कहता है कि शाओशी अपने फादर को बताओ ना कि फेंग हान ने तुम्हें किस तरह इंजर्ड किया था। ये सुनकर शाओशी हिस्से में आ जाता है, मगर उसका फादर कहता है कि मुझे बताओ कि क्या मसला है। तो शाओशी कुछ कह पाता इससे पहले ही फेंग किंग भी कहती है कि वो फेंग हान बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। अपने बेटे से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए सब्र कर जाओ क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। सभी सी सेट के मास्टर्स यहाँ पे आने वाले हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी और उस मीटिंग के बाद फिर मैं फेंग हान को भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये बात सुनकर शाओशी कहता है कि यहाँ पर एक ग्रैंड सेरेमनी हो रही है। ये तो फिर बहुत ही मजे की बात है क्योंकि हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं अपने दोस्तों को लेकर पार्टी के लिए जरूर आऊंगा। ये सुनकर उसका फादर कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इवेंट शुरू हो जाता है और वो मास्टर सब लोगों को कहता है कि तुम सब लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। तुम लोगों ने आकर मेरी इज्जत को बढ़ा दिया है। और फिर वो सब लोग एक एक करके आपस में बातें करना शुरू करते हैं और कुछ देर तक ये बातें यूं ही चलती रहती हैं। वो लोग असल में
अपनी पर्सनल बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये बातें बताना जरूरी नहीं है। मगर अचानक से फिर वहाँ पर हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हौसला था। वो जैसे ही अंदर आता है तो वो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बंदा शक्ल से ही एक रुकेरा लगा हुआ था। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये बंदा यहाँ पे कैसे आ गया। मगर दूसरी तरफ वो लुटेरा उन लोगों से आता ही कहता है कि ये सब लोग ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि तुम परेशान हो। मैंने सुना है कि यहाँ पर एक ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है, मगर ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम लोगों ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। इसके बाद वो मास्टर से कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर तुम भी इस पार्टी का हिस्सा बन सकते हो। ये कहने के बाद वो उसे एक वाइन का जार फेंक कर देता है, तो वो बंदा उस जार को उठाकर पीता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सब लोग विश्व आइसलैंड की तरफ जा रहे हो, वहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिवाइन लेटमेंट्स भी मौजूद हैं। ये कहने के बाद वो उस वाइन को उसी मास्टर की तरफ थ्रो करता है, तो ये देखकर उस मास्टर को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो अपनी उस सेरेमनी को शराब में नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। और इस तरफ वो बदमाश बंदा कहता है कि ये वाइन इतनी भी अच्छी नहीं है, मगर मैं तो बस तुम लोगों को जेके के लिए यहाँ पे आया था। हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उस विश्व आइसलैंड की तरफ चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले ही पुल वहाँ पर पहुंच जाए और सारे ट्रेजर समेट कर वहाँ से चला जाए। इतने में फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि मास्टर, हमारे वीआईपी गिफ्ट आ रहे हैं। ये सुनकर वो बदमाश बंदा कहता है कि अरे वाह, लगता है कि शायद यहाँ पे तुमने कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया है। मुझे ये सुनकर बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा गिफ्ट को बुला ही रहे हो तो फिर मुझे भी इनविटेशन लेटर भेज देते, मैं बड़ा यहाँ पे आकर उन सब तुम्हारा नुकसान कर देता। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हारे उन मेहमानों के सामने कोई भी हरकत नहीं करूंगा, ना ही उन्हें ऑफेंड करूंगा। मगर इस तरफ उस आइसलैंड मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि ये बंदा ज्यादा देर तक यहाँ पे रुके। और इस तरफ शीनांकियन कहता है कि लगता है कि थ्री प्लेस आइसलैंड के अंदर एक बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि नोंगशुआन उस जायंट स्नेक को ढूंढ रही होती है और फ्रेंगान से कहती है कि उस जायंट स्नेक को हम लोग काफी देर से ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक उसका कोई नाम और निशान तक नहीं मिल रहा। तो फ्रेंगान कहता है कि वो जायंट स्नेक काफी ज्यादा इंजर्ड है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर तक गया होगा, उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची होगी, वो यही कहीं आसपास किसी न किसी आइसलैंड में ही छुपा हुआ होगा। ये कहने के बाद उन्हें अपने सामने एक छोटा सा आइसलैंड दिखाई देता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि चलो वहाँ चलकर देखते हैं, वो यही कहीं होगा। ये कहने के बाद दिल्ली उस आइसलैंड की तरफ जाते हैं और ड्रैगन फेंगान से कहता है कि मैं उस जायंट स्नेक की पावर को फील कर पा रहा हूँ। ये सुनते ही फेंगान लोंगचुआन से कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, वो जायंट स्नेक हमारे यहीं कहीं आसपास मौजूद है। इस दिन वो जायंट स्नेक उसे दिखाई देता है, जो कि उसी आइसलैंड में बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे छुपा हुआ होता है। तो दूसरी तरफ फेंग शाओरेन उसे देखती है तो वो कहती है कि लगता है कि पिछली मार्फे से कुछ ज्यादा चोट नहीं पहुंची है, मगर इस मर्तबा मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, मेरे एक ही सोडा डेक के साथ मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और लोंगचुआन कहती है कि जिस मेक बहुत ज्यादा जख्मी है तो ये अपना पूरा जोर लगाएगा और हमें भी अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। ये बात सुनने के बाद फेंगान लोंगचुआन से कहता है कि तुम इस पर ईस्ट साइड से हमला करो, और वो फेंग शाओरेन से कहता है कि तुम वेस्ट साइड से हमला करना और मैं इस पर सीधा बैक जाकर हमला करूंगा। इस तरह तीन अलग डायरेक्शन से हमला करने से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, और ऊपर से इस जायंट स्नेक को भागने का भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जिस पर वो तीनों के तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा प्लान है। तो फेंगान सबसे पहले जाते ही अपने डीमन वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और जायंट स्नेक उसे देखते ही जोर से धाड़ना शुरू कर देता है, मगर हम देखते हैं कि फेंगान बहुत तेजी से उड़ते हुए उस जायंट स्नेक के करीब जाने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ वो जायंट स्नेक फेंगान को अपने करीब आता देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तो फेंगान किसी तरह खुद को बचा लेता है, मगर अचानक उस जायंट स्नेक की बॉडी से टकराने की वजह से फेंगान वहां से दूर जा गिरता है, जिसकी वजह से फेंगान को थोड़ी बहुत चोट लगती है, मगर वह खुद को संभाल लेता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है नोंगचुआन वो उस जायंट स्नेक के बिल्कुल नीचे कुछ पावरफुल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, मगर उसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। और इस तरफ फेंगान लड़ने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उस जायंट स्नेक पर हमला करने के लिए फेंग शाओरेन अपनी स्वॉर्ड लेके उस पर जैसे हमला करती है, तो फेंगान भी अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो उसकी तरफ थ्रो करता है, जो कि उस जायंट स्नेक को सीधा लाके लगती है, मगर बीस्ट के झटपट आने की वजह से उसकी टेल सीधा फेंग शाओरेन को जाके लगती है, जिसकी वजह से फेंग शाओरेन सीधा एक पहाड़ से जा टकराती है। और वो जैसे ही नीचे गिर रही होती है तो फेंगान देखता है कि
वो जायंट स्नेक उसकी तरफ जा आए तो वो फौरन से उस जायंट स्नेक से पहले ही फेंग शाओलिन तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसे पता चल वहां से ऊपर की तरफ जाने लगता है, मगर अचानक से वुड बीमन अपनी सक्षम पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों को अपने मुंह के अंदर खींचने की कोशिश करता है। मगर फेंग हान की तरह वहां पे पत्थरों का सहारा लेकर खुद को होल्ड करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ लोंग चुआन जब ये देती है तो वो फौरन से अपनी आइफ एनर्जी के जरिए उस जायंट स्नेक पर फिर से हमला करती है। ये देखते ही वो जायंट स्नेक फिर से पानी के अंदर चला जाता है। लोंग चुआन उसका रास्ता रोकने के लिए वहां पर एक बहुत बड़ी आइस वॉल खड़ी कर देती है, मगर वो जायंट स्नेक उस आइस वॉल को भी तोड़ते हुए वहां से निकल जाता है और इस तरफ फेंग शाओलिन फेंग हान का हाथ छोड़कर नीचे आ जाती है तो फेंग हान भी नीचे आ जाता है और लोंग चुआन फेंग हान से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मगर इतने में फेंग शाओलिन लोंग चुआन से कहती है कि इट्स नो गर्ल, आज के तुमने उस जायंट स्नेक को भाग में क्यों दिया, और जब तुम होल्ड बैक ना करती तो शायद हम लोग उस जायंट स्नेक को आज पकड़ ही लेते। मदर फेंग हान कहता है कि फेंग शाओलिन तुम मैं नहीं जानती कि लोंग चुआन कितनी ज्यादा ताकतवर है, उसने अपनी पूरी कोशिश की है। मदर वो जायंट स्नेक तो हम तीनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हम एक साथ मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते। मदर हमारी किस्मत अच्छी है, वो जायंट स्नेक अभी हमसे इतना ज्यादा दूर नहीं गया है, हम लोग उसे अभी भी पकड़ सकते हैं। ये कहने के बाद वो उस जायंट स्नेक की तरफ देखते हैं और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।